ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूनिट थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, स्टेशनरी। ठीक है, तो हम चार्जेस के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चार्जेस आपके कौन कौन से फिनोमिना शो करते हैं जब वो रेस्ट पे होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्सेस होते हैं। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमको चार्जेस चलवाने हैं। तो जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उनके पास क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो रखते हैं, तो ये सारी चीजें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करंट को ही देखने वाले हैं, करंट क्या होता है हमारा। ठीक है, तो चार्जेस का चलना ही क्या होगा, करंट होगा। जब आपके चार्ज चल रहे होंगे तो आपका करंट बनेगा। पक्का बनेगा या नहीं बनेगा ये कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई आयरन की रोड है और आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर के कारण उनके पास एनर्जी है और उस एनर्जी के कारण वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो मोशन तो वहां हो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो मुझे कोई करंट नहीं लगता है या हमें कोई करंट नहीं लगता है। तो चार्जेस चलेंगे, तो चार्जेस चलेंगे तो करंट बन सकता है, लेकिन हर बार नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ और होता होगा। तो हम पहले चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत और फिर हम पढ़ते हैं करंट के बारे में। ओके, तो चार्ज होता क्या है ये तो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। अभी चार्ज कैरियर जो करंट को चलवाते हैं वो चार्ज कैरियर के बारे में हमको देखना है, क्या क्या होंगे चार्ज कैरियर हमारे। तो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, हमारे पास लिक्विड है और एक हमारे पास गैसेस हैं। तो तीनों में ही आपका करंट चल सकता है, सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी आपके करंट चलते हैं। और करंट को चलवाने के लिए हमको चार्जेस चलवाने हैं। और चार्ज कैरियर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल, ऐसे पार्टिकल्स जो चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज होता है और वो चलेंगे फिर। तो सॉलिड की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे। मैं सॉलिड में कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। सॉलिड का मतलब यहाँ पे इंसुलेटर भी हो सकते हैं और आपके जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो मैं कंडक्टर के लिए नॉर्मली बता रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के अंदर आपके आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। और इसी तरीके से अगर मैं गैस की बात करूंगा तो गैस में आपके आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये चार्ज कैरियर होते हैं। तो नॉर्मली हम किसकी बात करेंगे इस पूरे ही चैप्टर में, हम कंडक्टर्स की बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो ध्यान रखना ये बात कि हम कंडक्टर, जो भी मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कंडक्टर के बारे में बता रहा हूँ, हाँ मैं आपको साथ के साथ बताता भी जाऊंगा कि इंसुलेटर में क्या होगा और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता होगा। ठीक है, ये भी बातें आती रहेंगी, लेकिन नॉर्मली जो सारी की सारी बातें होंगी वो कंडक्टर की ही होंगी। जैसे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर के लिए ही वैलिड होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है करंट आपका, ये मान लेते हैं आपकी कोई वायर है, कंडक्टर है आपका कोई, और इस कंडक्टर में हमने एक बैटरी अप्लाई कर दी, एक पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया इसके दोनों एंड के ऊपर। यहां पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल हमने बना दिया। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आपके जो चार्जेस हैं, मैं इलेक्ट्रॉन्स शो कर लेता हूं यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन्स आपका मोशन करना स्टार्ट कर देंगे एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं। जहां आप पोटेंशियल लगाओगे पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव बन जाता है। और इसी
इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। आपको पता है फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ के आए हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चाहे कंडक्टर के ऊपर चार्ज हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया, लेकिन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए ये आपके इलेक्ट्रॉन्स भी तो चल रहे हैं ना इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चलेंगे तो ये एक नेगेटिव डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। नेट करंट यहाँ पे फिर भी कितना बना रहेगा आपका, वही बना रहेगा, जीरो का जीरो, ठीक है ना। जब तक ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव और इन नेगेटिव के कारण आपने बनाया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते ही रहेंगे। ओके, कब तक चलते रहेंगे? जब तक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ना हो जाए, जीरो। ओके, ठीक है। तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में सारे के सारे चार्जेस आपके एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गए हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या सिचुएशन है? ये आपका कंडक्टर है, और ये भी आपका कंडक्टर है, और इसके अंदर पहले भी इलेक्ट्रॉन थे, अब भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो जिगजैग मोशन है। कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, तो कोई इस तरफ। ओके, तो जिगजैग मोशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके चल रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूं, जैसे मैं ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस एरिया से ये कोई एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका, जैसे मान लेते हैं ये एरिया आपका ए है, ये सर्कल जो दिख रहा है ना आपको, इस सर्कल के एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ए है, ये पाई आर स्क्वायर ये होगा अगर इसकी रेडियस आर है तो फिलहाल ए मैंने इसको माना, तो यही एरिया मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूं। और इस एरिया से नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं ये चीज देखना चाहता हूं। तो मैंने देखा किसी टाइम में, जैसे कोई टी टाइम का इंटरवल ले लिया, ठीक है ना, डेल्टा टी, तो इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर मैंने देखा आपके 50 चार्ज इस तरफ निकल गए, 50 चार्जेस आपके राइट साइड चले गए और 50 चार्जेस लेफ्ट साइड में आ गए हैं। तो नेट चार्ज का फ्लो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना हुआ है? जीरो। नेट चार्ज तो फ्लो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ चले गए, तो 50 इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गए डेल्टा टी टाइम में, तो कितना चार्ज वहां पे चला गया? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई, तो 50 पे कितना? -50, -50 ई, इतना सारा चार्ज डेल्टा टी सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से उस तरफ निकल गया। लेकिन सारे के सारे चार्ज एक तरफ नहीं जा रहे हैं, हमने 50 चार्जेस ऐसे भी देखे हैं जो उसी टाइम इंटरवल में इस तरफ आ रहे होंगे। तो इस तरफ आए हैं तो क्या हुआ? 50 चार्जेस मतलब -50 ई कॉलम चार्ज इस तरफ निकल गया। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन एनी टाइम, किसी भी टाइम में कितना हो गया? जीरो हो गया। इसीलिए चार्ज यहाँ पे चल तो रहे हैं लेकिन करंट नहीं बनने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ नेट जो करंट बनेगा वो जीरो बनेगा। नेट करंट क्या बनने वाला है? जीरो। विदाउट एनी बैटरी, एनी पोटेंशियल डिफरेंस, बिना ही किसी पोटेंशियल डिफरेंस के, बिना ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसी कंडक्टर में चार्ज चलते हैं तो करंट वगैरह नहीं बनता है, ठीक है। अब ये जो चार्जेस हैं आपके, इन चार्जेस के पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर के कारण है, और टेम्परेचर के कारण किसी भी मटेरियल पे जो एनर्जी है उसको हम थर्मल एनर्जी से लिखते हैं। और इनके पास जो वेलोसिटी है उस एनर्जी के कारण, उसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो मैंने बोला थर्मल एनर्जी, और एक मैंने टर्म बताई थर्मल वेलोसिटी। थर्मल एनर्जी क्या? रूम टेम्परेचर के कारण इन चार्जेस के पास जो एनर्जी होगी, दिस इज थर्मल एनर्जी। और इस एनर्जी के कारण इन चार्जेस के पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या है आपकी? वो है थर्मल वेलोसिटी। ओके,
अब अगर मैं थर्मल वेलोसिटी का एवरेज निकालना चाहूं तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना, इन सभी पार्टिकल की थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज। ओके, तो हमने क्या देखा कि यहां पे चार्जेस हैं आपके, कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 वेलोसिटी से, सॉरी u1 वेलोसिटी मान लेता हूं मैं इसको, और कोई चार्ज पार्टिकल यहां पे जाता है, कोई यहां जा रहा है, सबकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं, u3 u4, ठीक है, सब आपस में कोलिजन करते हैं और जैसे ही कोलिजन होता है उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो ये अलग अलग वेलोसिटीज मैंने सबकी मान ली है, कोई u1 पे है, कोई u2 पे है, कोई u3 पे है और कोई इस तरफ u4 पे है। ओके, तो अगर मैं इन सब का एवरेज निकालता हूं तो वो कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है, क्योंकि आप देखो कि अगर 50 चार्जेस आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी भी टाइम इंटरवल पे, आपके 50 चार्जेस राइट तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे चार्जेस 50 आपको मिल ही जाएंगे जो किस तरफ आ रहे होंगे, लेफ्ट में जा रहे होंगे सेम वेलोसिटी से। ओके, तो कोई भी चार्ज आपका, एक चार्ज पार्टिकल 15 मीटर पर सेकेंड से, मान लेते हैं कोई भी एक चार्ज पार्टिकल इसमें 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस तरफ गया है। ओके, तो कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है, चार्जेस का नंबर बहुत ज्यादा होता है, फ्री चार्जेस का कभी कमी नहीं पड़ती है, इतने ज्यादा चार्जेस होते हैं फ्री चार्जेस। तो एक चार्ज पार्टिकल आपका 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस तरफ गया, ये आपकी u1 मान लेता हूं मैं, और इसी तरीके से मुझे एक और पार्टिकल मिल ही जाएगा जो इसके अपोजिट जा रहा होगा सेम वेलोसिटी से, -15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो अगर मैं इनकी एवरेज, इन दोनों की मिला के एवरेज निकालना चाहूं तो एवरेज कैसे निकालते हो, u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे u1 कितना है आपका, u1 प्लस u2 ओवर 2, तो 15 मीटर पर सेकेंड प्लस -15 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 आने वाली है। ओके, तो सभी पार्टिकल के पास जो थर्मल वेलोसिटी होती है उन सब का एक एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो वो 0 आने वाला है, क्योंकि चार्जेस एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, चार्जेस आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहे हैं। ओके, और अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले आपके नेगेटिव को शो करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 करने वाला हूं तो कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है, ओवरऑल मिला के आपका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो यहां पे ये बात मैं लिख देता हूं, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटीज ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल्स इज 0। ये आपका 0 आने वाला है। ओके, अब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हो चुकी हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सारे के सारे चार्जेस एक तरफ, एक ही डायरेक्शन में, एक यूनिक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर गए हैं यहाँ पे। हाँ, आप ऐसा मत समझना कि सारे के सारे चार्जेस एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में चलने वाले हैं, नहीं। वो एक, जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक नेट वेलोसिटी से चलता है, एक रिजल्टेंट वेलोसिटी से चलता है। मान लेते हैं मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना इस डायरेक्शन में जा रहा था किसी टाइम पे, किसी भी टाइम टी पे, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसकी वेलोसिटी इस तरफ बन गई, तो वो जाएगा कहां, इनके रिजल्टेंट की तरफ जाएगा ना वो, तो इनका रिजल्टेंट ये बनेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी होगी ये इस डायरेक्शन में आने वाली है। ओके, लेकिन फिर भी हम देखेंगे जो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल हैं, लगभग लगभग मैं ऐसे शो कर सकता हूं कि ये डायरेक्शन आपकी बनने वाली है। ओके,
तो यहां भी मैं करंट की डेफिनेशन बनाने के लिए एक कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेता हूं, जैसे कि ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये कोई भी एरिया मैंने नहीं माना है, मैं एरिया को ऐसे भी कंसीडर कर सकता था, ये भी एक एरिया ही है। तो इस एरिया से क्रॉस होने वाले चार्जेस या फिर इस एरिया से क्रॉस होने वाले चार्जेस, तो हम कौन से वाले चार्जेस लेने वाले हैं, ये हमारा कंडक्टर और ये कंडक्टर की लेंथ। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर हम करते हैं जब एरिया की डायरेक्शन से हमको फर्क पड़ता है। तो इस एरिया का एक एरिया वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, ये वाली डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो हमको एरिया का कोई भी कंपोनेंट नहीं लेना, एरिया का हमको वो वाला कंपोनेंट लेना है जो लेंथ के क्या होगा, लेंथ के पैरेलल होगा। तो ये अगर एरिया है और एरिया वेक्टर में और कंडक्टर की लेंथ में थीटा एंगल बना हुआ है, तो एरिया का ऊपर वाला कंपोनेंट लेना बेटर होता है। तो ए की बजाय क्या लेंगे हम, ए कॉस थीटा। तो एरिया कौन सा लेना है, एरिया कंसीडर करना होता है ए कॉस थीटा, कोई भी एरिया नहीं चलता। तो एक एरिया आपने चुन लिया है, कौन सा एरिया, जिसका एरिया वेक्टर लेंथ के, कंडक्टर की लेंथ के पैरेलल होगा, वो वाले एरिया की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो करंट की डेफिनेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, मैंने देखा कि इस एरिया से, ये जो एरिया हमने कंसीडर किया है, ये वाला एरिया, इस एरिया से एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो गया है। ठीक है, तो करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग फ्रॉम a cross sectional area और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पैरेलल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कई जगह पे आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि एरिया जो है वो लेंथ के परपेंडिकुलर वाला लेना है, तो वो भी बात ठीक है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू लेंथ बट एरिया इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ओके, तो ये जो एरिया है ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, लेकिन एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द लेंथ। ओके, ये आप समझ जाना, मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। ओके, तो हमने देखा डेल्टा टी सेकंड कोई टाइम इंटरवल हमने मान लिया, और डेल्टा टी सेकंड में जो चार्ज पास हो गया वो है डेल्टा क्यू कूलम, यहां सेकंड्स में है, और 1 सेकंड में जो चार्ज पास होगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, कूलम ओवर सेकंड। और इसी टर्म को, ये क्या टर्म आई है, चार्ज क्रॉसिंग दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये जो टर्म है हमारी, ये आ गई हमारी करंट आई, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। और यहां से आप देख भी सकते हो, आपको पता है जो करंट की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, कैपिटल ए से हम इसको डिनोट करते हैं। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है आपकी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक आपकी करंट, और इसकी यूनिट एम्पियर होती है। और यहाँ फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो इसकी यूनिट कूलम पर सेकंड भी है। ओके, अब यहां तक ही हम इस करंट की डेफिनेशन को नहीं छोड़ते हैं। ये 1 सेकंड जो टाइम है, इस 1 सेकंड में काफी ज्यादा अमाउंट में चार्ज यहाँ पे पास हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके, काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में पार हो जाएंगे। तो मैं इसको डेल्टा टी को बहुत ही स्मॉल बनाना चाहता हूँ। ओके, तो स्मॉल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिमिट अप्लाई करेंगे। तो करंट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, और आपको पता है डेल्टा विल बी कन्वर्टेड टू डी, तो करंट इज डी क्यू ओवर डी टी।
ये हमारे पास करंट आ चुका है। करंट की यूनिट भी हमने देख ली, एम्पियर होती है। करंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट वैसे तो आपको पता है, करंट के पास एक डायरेक्शन होती है। करंट कहां से कहां जा रहा होता है? करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, या फिर करंट की डायरेक्शन वही होती है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज हमारा चलता है। कन्वेंशनल करंट की हम बात कर रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या? द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन फिर भी डायरेक्शन होने के बावजूद भी जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन होना ही एक वेक्टर क्वांटिटी की पहचान नहीं होता है। आपको वेक्टर क्वांटिटीज के जो रूल होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को सोल्व करने के, उनको ट्रीट करने के जो हमने नियम बनाए हुए हैं, वो सारे भी हमारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। जैसे कि वेक्टर एडिशन रूल, तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रूल्स को ये करंट फॉलो नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा। मान लेते हैं यहां से एक वायर में करंट आता है 2 एम्पियर, और यहां से एक करंट आता है मान लेते हैं 5 एम्पियर। तो यहां कितना करंट आएगा इस वायर में? आपको पता है इस पॉइंट के ऊपर चार्ज ना तो स्टोर हो सकता है, इस पॉइंट के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये चार्जेस को खत्म कर दे, चार्जेस को नया बना दे, या चार्ज को स्टोर कर ले। तो यहां से कुछ चार्जेस आएंगे और यहां से कुछ चार्जेस आएंगे, सारे के सारे चार्जेस नीचे वाली वायर में ही जाएंगे। तो यहां से 2 एम्पियर करंट आएगा, यहां से 5 एम्पियर करंट आएगा, तो टोटल आपका करंट इसमें 7 एम्पियर ही होगा। तो एग्जैक्ट सिचुएशन तो ये है, रियलिटी में तो ऐसा होगा। बट अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रूल, अगर मैं यहाँ पे नेट करंट निकालूं, तो यहाँ पे नेट करंट क्या बनने वाला है? नेट करंट बनेगा I1 प्लस I2 वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो आपको पता है अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन हमको क्या लेनी पड़ती? माइनस। तो यहाँ 2 एम्पियर और फिर -5 एम्पियर, तो आंसर आता आपका -3 एम्पियर, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, चार्जेस बाकी जाएंगे कहाँ? चार्जेस को जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, कोई और जगह नहीं है, तो सारे चार्जेस इसी में तो आएंगे। 7 एम्पियर आपका आंसर आएगा। तो वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है आपका करंट, इसीलिए हम इसको स्केलर की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉज। ओके, तो ये बात हुई करंट की हमारी। अब करंट के जैसे ही एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं। J, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको करंट डेंसिटी। तो अभी अभी हमने देखा G, ये आया करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन जब हमने करंट का फॉर्मूला बनाया था तो वहां एरिया मैंने फॉर्मूले में तो नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में ही एरिया आ गया है। और आपको पता है एरिया कौन सा कंसीडर करते हैं हम? तो आपका एरिया ये वाला नहीं, कोई भी एरिया नहीं, वो वाला एरिया जो हमारी लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, या फिर वो वाला एरिया जिसका एरिया वेक्टर लेंथ के क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, तो आपको एरिया कोई भी नहीं लेना। जैसे अगर ये एरिया कंसीडर कर भी लिया तो इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? a cos थीटा आपको लेना है। तो यहाँ पे a cos थीटा लिखना बेटर होगा फॉर्मूले में। तो यहां से I क्या बना? तो यहां से करंट बनता है आपका j a cos थीटा। यहां से क्या बना? यहां से j a cos थीटा को मैं j डॉट
ए लिख सकता हूं और यहां से बन गया हमारा आई। ओके, तो करंट डेंसिटी आपकी करंट पर यूनिट एरिया, और यहां से रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी भी आ रहा है, वेक्टर फॉर्म आपके पास एक फॉर्मूले की आ रही है, और यहां से भी क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जे ए कॉस थीटा मतलब जे डॉट ए। तो आप जब दो वेक्टर क्वांटिटीज की डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो थर्ड क्वांटिटी बनती है वो आपकी स्केलर होती है। तो करंट यहां से भी प्रूव हो रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है, और करंट क्या है, करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन करंट डेंसिटी, इसकी यूनिट देख लेते हैं पहले, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, करंट पर यूनिट एरिया तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये कैसी क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है सेम एज करंट। जिस तरफ करंट की डायरेक्शन वही आपकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना। ओके, तो J डॉट ए इज आई करंट। ओके, अगला टॉपिक होगा हमारा ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है आपका, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ही नहीं था और आपके चार्जेस फिर भी चल रहे थे, आपको पता है कि थर्मल वेलोसिटी उनके पास थी, तो वो थर्मल वेलोसिटी तो हमको पता है कि होती है बिना ही करंट अप्लाई किए, सॉरी बिना ही आपकी बैटरी अप्लाई किए आपके चार्जेस चल रहे हैं। कितनी स्पीड से चल रहे हैं, थर्मल स्पीड से चल रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी से चल रहे हैं। लेकिन जब हम एक बैटरी अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तब भी कोई ना कोई स्पीड निकल के आती होगी। तो वो स्पीड, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो करंट जब चलता है तो चार्जेस की जो वेलोसिटी उस टाइम होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, हर एक चार्ज पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चलता है, तो हम उन सब का एक एवरेज निकालेंगे कि वो एवरेज क्या निकल के आने वाला है, और उस एवरेज को ही फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो हर एक चार्ज पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चलता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये अपना कंडक्टर, और इस कंडक्टर में ये चार्जेस आपके, तो फिलहाल मैं एक ही चार्ज की बात कर लेता हूं, बाकी फिर देख लेंगे कितने चार्ज पार्टिकल हैं टोटल। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर देता हूं, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, तो कंडक्टर के इस एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल, इस एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आपका चार्ज, आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर गया। ओके, इस कंडक्टर की लेंथ भी मान लेते हैं L है आपकी, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आते आते दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर जाता है। ये दो कोलिजन, जैसे जब चार्ज पार्टिकल आया तो यहां कोई कोलिजन हो गया होगा, और जैसे ही कोलिजन हुआ इस पॉइंट पे, फिर उसने यहां आगे चलना स्टार्ट किया, फिर दूसरा कोलिजन हो गया। तो ये दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस है आपकी। इसके बाद फिर चार्ज पार्टिकल आगे गया होगा और फिर यहां जाके उसने फिर से कोलिजन कर लिया होगा किसी और पार्टिकल के साथ। तो ये एक ही पार्टिकल है अब तक, और यहां से यहां तक जब कोलिजन हुआ, दो कोलिजन, इन दो कोलिजन के बीच जो टाइम पीरियड लगता है वो मैं टी डैश मान लेता हूं, टी प्राइम मैंने उसको मान लिया। ओके, इसके बाद फिर वो दोबारा से कोलिजन करता है, दोबारा से कोलिजन करेगा, तो उस दौरान जब वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है यहां से यहां तक, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा ना, क्योंकि उसने यहां तक कोई कोलिजन नहीं किया है। जितनी उसकी वेलोसिटी यहां बनी उसी वेलोसिटी से आगे आ रहा है, तो टी डबल प्राइम वेलोसिटी से वो चल रहा है, और आगे जाके फिर वो मान लेते हैं यहां फिर कोलिजन कर लेता है,
और यहाँ उसका जो टाइम पीरियड है दो कोलिजन के बीच का वो टी ट्रिपल प्राइम मैंने शो कर दिया। तो एक पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो दो कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड टी प्राइम, टी डबल प्राइम या फिर टी ट्रिपल प्राइम, फिर आगे कुछ भी और आगे अलग और आगे अलग, इन सब का मैं एक एवरेज मान लेता हूं और इस एवरेज को मैंने मान लिया T1। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का दो कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड कितना मान लिया गया T1। ऐसे ही जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी चलेगा, जब करंट चलेगा तो सारे ही इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो चलेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या हुआ T2। और इसी तरीके से जो थर्ड चार्ज पार्टिकल चलेगा उसका दो कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड कितना हुआ T3 हुआ। ओके, तो ये बात आप समझ गए। T1, T2 और T3 हमने क्या मानना है, डिफरेंस सॉरी टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, एवरेज टाइम इंटरवल between two collisions of first particle is T1, second particle is T2। okay, तो जैसे ही हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल के पास, फर्स्ट वाले चार्ज पार्टिकल के पास ये वाला, इसको एक फोर्स अप्लाई होता है इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स कितना होता है आपका, वो फोर्स होता है Q टाइम्स E, मतलब माइनस E। चार्ज कितना आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस E और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इतना, तो इतना सारा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर फोर्स इतना है तो मैं उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू m टाइम्स a, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एंड फोर्स इज माइनस e a। m is the mass of electron, then a acceleration is minus e over m। तो इस चार्ज पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन भी है, तो कितना एक्सेलरेशन है इसके पास, ये मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसी माइनस ई ओवर एम। ओके, इसके बाद तो अगर चार्ज पार्टिकल किसी एक्सेलरेशन के, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है आपका, देखो माइनस ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एंड m इज आल्सो कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, और आप देखोगे दो कोलिजन के बीच आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन भी है, आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो यहाँ मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे तरीके से लगा सकता हूँ, और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके मैं ये निकाल सकता हूँ कि जैसे ही कुछ टाइम बीता, ये कोलिजन यहाँ से यहाँ हुआ, तो कोलिजन के बाद ए एक्सेलरेशन से, कुछ एक्सेलरेशन से वो चल रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन चुकी है, मतलब पहले वेलोसिटी कितनी है आपको पता है कि पहले वेलोसिटी उसके पास थर्मल वेलोसिटी है, और अब एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी ना, तो वो बढ़ी हुई वेलोसिटी अगर मैं निकाल लूं तो वही तो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहां से हमने देखा फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल v1 is equal to u1 plus at1। ओके, तो t1 टाइम जब वो चल पड़ेगा चार्ज पार्टिकल ए एक्सेलरेशन से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड की बात करूं, यहाँ पे u1 क्या है, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ये थर्मल वेलोसिटी है आपकी, जो चार्ज पार्टिकल के पास पहले ही थी जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। ओके, दूसरे वाला चार्ज पार्टिकल जो होगा u2 प्लस at2, और थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल u3 at3। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इन सभी इक्वेशन को ऐड किया जाए तो हम देखते हैं क्या होगा। इन सब को मैं ऐड कर देता हूं, और लास्ट में आपकी यहाँ पे Vn है un
अब मैं इस फॉर्मूले को जर्नलाइज कर रहा हूं। ओके, तो इन सबको ऐड किया तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा V1 V2 अप टू Vn, और यहां क्या होगा, यहां बनेगा U1 U2 UN, और प्लस यहां अगर मैं इन टर्म्स को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, एक कॉमन आएगा, ए कॉमन आने के बाद T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, ये वाला टर्म बचने वाला है। तो इसको रब कर देता हूं मैं, और एक कॉमन ले ही लेता हूं यहां से, T1, ओके ये आ गया। तो अब मैं देखता हूं इस तरफ क्या आया हुआ है हमारे पास। तो इस तरफ हमारी एक टर्म बनी हुई है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सभी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आ चुकी है मेरे पास। कौन सी वेलोसिटी, जब करंट चलता है एक एक्सेलरेशन की प्रेजेंस में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उन सब की वेलोसिटी आ चुकी है। कोई V1 है, कोई V2 है, कोई V3 है। और अगर इन्हीं सब का मैं एक एवरेज निकाल दूं, कोई आपकी 15 की वेलोसिटी से चल रहा है, कोई 20 की वेलोसिटी से चल रहा होगा, कोई कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, अगर इन सब का ही एक एवरेज मैंने निकाल दिया तो वही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी का एक एवरेज निकालना चाहता हूं। तो एवरेज निकालने के लिए मैं इस टर्म को, अगर ये n पार्टिकल्स हैं तो मैं n पार्टिकल्स से क्या कर देता हूं, डिवाइड। तो यहां भी और इस तरफ भी मैंने n से, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। तो यहां क्या बन गया, सभी चार्ज पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम d से डिनोट करते हैं। एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये क्या टर्म बनी, ये बनी U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN ओवर n। तो ये सारी थर्मल वेलोसिटीज थी, और सभी को ऐड करके n से डिवाइड किया तो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज बन गया। और आपको पता है सभी थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज कितना होता है, 0, प्लस एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं माइनस E ओवर m। एंड ये जो टर्म है, ये क्या टर्म आई है, ये हम देखते हैं। देखो, हमको पता है कि पहला वाला चार्ज पार्टिकल के बीच में जो दो टाइम, पहले वाला चार्ज पार्टिकल था, दो कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड वो T1 था। सेकंड वाले पार्टिकल के लिए T2 था, दो कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड। और थर्ड वाले के लिए T3 था, और nth वाले के लिए Tn था। उन सब का एवरेज है ये। तो इसका मतलब है उस पूरे कंडक्टर में जितने भी कोलिजन होते हैं, उन सभी कोलिजन में कोई भी दो कोलिजन उठाओ, और उन दो कोलिजन के बीच का अगर मैं टाइम पीरियड देखूं तो मैं इस टर्म से उसको डिनोट कर सकता हूं, क्योंकि उन सब का एवरेज है। तो ये एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन आ चुका है। एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू कोलिजन, उस पूरे कंडक्टर में, और इसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, टाउ वाले सिंबल से। ओके, तो यहां मैं लिख सकता हूं टाउ, एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ ओवर m। नेगेटिव साइन यहां पे क्या बता रहा है, यहां पे बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन की चार्ज, मैंने आपका इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, यहाँ पे माइनस ही चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन यहां पे बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है इस कंडक्टर में अगर नेगेटिव चार्ज आपके यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज वहां जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जाएंगे वहां, तो मैं यहाँ पॉजिटिव ले लूंगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फिर आपका प्लस ही होगा ना, माइनस ही नहीं होगा।
तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम बन जाएगी। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेगेटिव चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आप देख सकते हो माइनस ई कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम फॉर ए मटेरियल, एक मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम एक ही होता है अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट ही बनेगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी। वैसे भी आपको पता है ये इसकी डेफिनेशन में ही एक नाम आता है जो कि हम बोलते हैं एवरेज। ओके, ये एक एवरेज ही तो होता है सभी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज, तो एवरेज हमेशा कांस्टेंट ही होता है किसी भी चीज का हो चाहे। ओके, एक टर्म होती है आपके पास मोबिलिटी, म्यू से हम उसको डिनोट करते हैं। ये भी आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड ही होती है, और ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। तो माइनस ई टाउ ओवर एम, माइनस का कोई मेन यूज नहीं है यहाँ पे, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे मोबिलिटी में, माइनस मैंने छोड़ दिया। तो यहां से पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई टाउ ओवर एम आ सकता है यहाँ पे। मोबिलिटी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो यहाँ पे कैंसिल हो चुकी है फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड ही था जो एक वेक्टर था, बाकी सारी स्केलर चीजें हैं। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट जो बनेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका वोल्ट पर मीटर। ओके, तो यहां पे मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट बनेगी।